हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 9। एनसीईआरटी क्लास 12 का ये लास्ट टॉपिक है, मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था एनसीईआरटी 11 और 12 कंप्लीट कराने का, तो आज का वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिक, शैक्षिक, या ऑप्शन सी है व्यवसायत्मक, या ऑप्शन डी है निर्देशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्देशन एक आपका परामर्श का क्षेत्र नहीं माना जाता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी कौन है? पहला ऑप्शन है सामान्य कौशल, रचनात्मक कौशल, विशिष्ट, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सामान्य कौशल आपके संज्ञानात्मक कौशल के श्रेणी में काउंट किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि कौशल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौशलों का परीक्षण या अनुभव से अर्जित होता है। जो कि आपका कौशल होता है वो आपको एजुकेशन से या आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आप कौशल आपका विकसित हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संचार के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है संचार सतत होता है, संचार ज्ञात्मक होता है, ऑप्शन सी है संचार का स्वरूप रिवर्सिबल होता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो आपका संचार होता है, जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो आपका रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल के बारे में किसने बात किया? तो आपको पता होगा, जीन पियाजे ने आपके रिवर्सिबल सतत विकास के बारे में बात किया था। किसको लेकर? द प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष, जिसे आप पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसमें आपके रिवर्सिबल की बात की गई है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, संचार में उत्सर्केतन जिसे आप इनकोडिंग कहते हो, उसकी विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है कूट संकेत में व्यक्ति अपने अनुभूति में परिवर्तन लाता है। सेकंड ऑप्शन है कूट संकेत में व्यक्ति अपने सामयिक उत्तेजना पर नियंत्रित करता है, या ऑप्शन सी कूट संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है, या ऑप्शन डी कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कूट संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों का अर्थ प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक, विकासात्मक, निरोधात्मक, या ऑप्शन डी है ये ऑल ऑफ दिस। तो परामर्श में आपके तीनों शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में साक्षात्कार में कौन अवस्था नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक तैयारी, संबंध बनाने की अवस्थाएं, समापन की अवस्थाएं, या ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर काल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साक्षात्कार होता क्या है। साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की मानसिकता की जांच करने के लिए प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा होगा, इंटरव्यू में जो सवाल जवाब किया जाता है वो आपके व्यक्तित्व, आपके मानसिक विकास के बारे में जानने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। संबंध बनाने की अवस्थाएं आपके साक्षात्कार में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समय प्रबंध कौशल कौन सा है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिक, सामूहिक, राजनीतिक, या ऑप्शन डी है धार्मिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता ऑल ऑफ दिस, जैसे कि आपके बीपीएससी में ऑप्शन देता है ऑप्शन ई में, जैसे कि एक से अधिक, तो आप आंसर ई टिक आउट करना एक से अधिक, क्योंकि समय प्रबंधन कौशल में आपके व्यक्तिक, सामूहिक और राजनीतिक तीनों शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर परफेक्ट चुना जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा धार्मिक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्लास 9 में चैप्टर 9 में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि समय प्रबंधन आपके धार्मिक कौशल माना गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
अगर ऑप्शन ई में ऑप्शन दिया हो 1 से अधिक तो ऑप्शन ई आप आंसर टिक आउट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच अंत्यक्रिया क्या कहलाती है? जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और अंत्यक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है परीक्षण, साक्षात्कार, परामर्श या ऑप्शन डी है प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साक्षात्कार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा और आपका जो पेपर है बीपीएससी 3.0 का, तो उसका डेट बहुत जल्द आपका नया डेट निकाला जा सकता है बीपीएससी आयोग द्वारा। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि बीपीएससी लास्ट तक आपका पेपर होने की कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए। कभी भी आपका पेपर हो उसको लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एजुकेशन को स्टार्ट रखिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा उस पर टाइम देकर अपनी कमियों को दूर करने के लिए। तो एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। जितना पॉसिबल हो सकता है कहाँ जहाँ से भी आप क्वेश्चन को उठा सकते हो, जहाँ से भी आप पूरा अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हो, वहाँ से पूरा सिलेबस कवर कीजिए। और एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैंने आपको 11-12 का करा दिया है। ठीक है? इसके बाद आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन सीरीज़ चालू किया जाएगा। बस आपने वीडियो को लाइक और शेयर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग के लिए हर चीज़ जो भी पॉसिबल हो सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कराए जाएँगे। बस अपना सपोर्ट, अपना वीडियो को लाइक और शेयर बनाए रखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है प्रेक्षण कौशल का, विशिष्ट कौशल, परीक्षण कौशल या ऑप्शन डी है परामर्श कौशल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद होना चाहिए कि इनसाइट थ्योरी, जिसे मैंने आपको बताया भी था, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत आपके कोलर वर्ग साहब ने दिया था। कोलर वर्ग नाम याद रखिएगा, जिन्होंने वनमानुष पे अपना प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा प्रेक्षण कौशल। प्रेक्षण कौशल होता क्या है? इंग्लिश में इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन कौशल, ठीक है? होता क्या है? तो ऑब्जर्वेशन कौशल किसी सजीव प्राणी जैसे कि मानव द्वारा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अथवा किसी अन्य कृत्रिम उपकरण द्वारा बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। किसी को चीज़ को नकल करना प्रेक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, परामर्श में क्या संबंध है? सामाजिक, सहायतापरक, व्यक्तिपरक या ऑप्शन डी है वस्तुपरक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परामर्श में सहायतापरक का संबंध होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रावि पारदर्शिता के आवश्यक गुण कौन से होते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका प्रामाणिकता, दूसरों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति, ऑप्शन सी है तदानुभूति या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरणार्थी पारदर्शिता का संबंध क्या होता है? सामाजिक आधार, व्यवसायिक आधार, राजनीतिक आधार या ऑप्शन डी है नैतिक आधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा नैतिक आधार। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए क्या ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है अखंडता का होना, सक्षमता का होना, सार्थकता का वैज्ञानिकता या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है, परामर्श संबंधी अनुक्रिया के सेवार्थी के प्रति करना क्या होता है? पहला ऑप्शन है विचारों, क्रियाओं, भावनाओं या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा ऑल ऑफ दिस। इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपका साइकोलॉजी अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से बना पाओगे। इसमें किसी का भी गलती, मैक्सिमम क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अगर इसमें 40 क्वेश्चन है तो इसमें आराम से आप 32 स्कोर प्लस ला सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको पता ना हो। ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है जो कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो आप आउट ऑफ 40
32 प्लस स्कोर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है मुखोन्मुख वार्तालाप का, दूरभाषा, प्रश्नावली या ऑप्शन डी अनुसूची की प्रक्रिया। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सामूहिकता, गोपनीयता, निजता या ऑप्शन डी है सहयोग। बात की जाए परामर्श संबंध को लेकर तो आपका जो सामूहिकता है उसके लिए कोई जरूरी तत्व नहीं माना जाता, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेमदर्शिता का कौशल की व्याख्या कौन नहीं करता। पहला ऑप्शन है सेवार्थी की चिंता, सेवार्थी की आवश्यकता समझने में, सेवार्थी की समस्या या ऑप्शन डी है सेवार्थी की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सेवार्थी की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब कम्युनिकेट करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रभावकारिता या ऑप्शन डी है संचारकर्ता। तो आपको पता होगा कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संप्रेषण। किसी एक इंसान से दूसरे इंसान से बीच कम्युनिकेट करना संप्रेषण कहलाता है हिंदी में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभावी बोलना, प्रभावी ढंग से सुनना, अशाब्दिक संचार या ऑप्शन डी है इमोशनल स्थिरता। तो आपको बताना है कि संचार कौशल में कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं होता है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जो कि आपका इमोशन है। संचार कौशल में आपका इमोशन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इन तीन ऑप्शन के कंपेयर में, क्योंकि आपका इफेक्टिव बोलना और ध्यान से बातों को सुनना और अशाब्दिक संचार होना संचार कौशल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से प्रेक्षण कौशल से कौन सा संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करना, नैतिकता का पालन करना, समानुभूति या ऑप्शन डी है धैर्यपूर्वक परीक्षण करना। आपको बताना है कि प्रेक्षण कौशल से कौन सा संबंधित नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया था इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन स्किल के नाम से हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी सहानुभूति आपके ऑब्जर्वेशन स्किल में कोई काम रिलेटेड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जस्ट मैंने आपको बताया था सहानुभूति आपकी समानुभूति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है। पहला ऑप्शन है निर्देशक परामर्श, अनुदेशक परामर्श, समझौतावादी परामर्श या ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि आपने सीटेट में अच्छे से पढ़ा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जब संचारकर्ता तथा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है तो इस तरह के संचार को क्या कहा जाता है। मतलब जब आपका जो संचारकर्ता है और प्राप्त करने वाला मतलब जो बोल रहा है इंसान और खुद सुन ही रहा है उस इंसान को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है जनसंचार या इंट्रापर्सनल, ठीक है, या ऑप्शन सी है इंटरपर्सनल। याद रखिएगा दो वर्ड होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल जो लोग होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो आपका इंट्रापर्सनल होता है वो एक ही व्यक्ति होता है जो खुद बोलता है और खुद सुनता है, जिसको हम अंतर व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्ति के शरीर हाव भाव किस श्रेणी के कौशल है। मतलब आपको बताना है कि जो आपका शारीरिक हाव भाव जो आपका है वो किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है परामर्श कौशल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, साक्षात्कार कार्य कौशल या ऑप्शन डी है संचार कौशल।
तो जो आपका शारीरिक हाव-भाव होता है, जो फिज़िकल आपके हाव-भाव होते हैं, वो आपके संचार कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की ज़रूरत होती है? अगर आपको एक इफ़ेक्टिव साइंटिस्ट बनना है, तो आपके अंदर कौन-सा कौशल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सामान्य कौशल, रचनात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज़। तो आपको पता होगा एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपके पास कौन-कौन से कौशल होने चाहिए। आपके पास सारे गुण होने चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट बनना आसान काम नहीं है। आपके पास हर चीज़ का एक जानकारी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात की जाए बोलना, सुनना और शारीरिक भाषा, ये तीनों आपके संचार का एक कम्युनिकेशन का तत्व है। जैसे कि अगर आप बोलते नहीं हो तो आप संचार एक-दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करोगे? जब आप सुन नहीं सकते हो तो आप दो सामने वाले की बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस बात को सुनकर उसका रिप्लाई नहीं दे सकते। और जो आपका फिज़िकल लैंग्वेज होता है, जो आपके हाव-भाव होते हैं, उस आपके संचार के तत्व माने जाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन डी देख लेते हैं। डी ऑप्शन है आपकी सहानुभूति, यहाँ पे प्रानुभूति नहीं होगा, सहानुभूति होगा, जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल का तत्व नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में कौन इफेक्टिव पारदर्शिता का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रानुभूति, प्रामाणिकता, भावानुवाद या ऑप्शन डी है सशर्त समान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में संचार की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है संचार सतत होता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है? इसे याद रखना। बात की जाए संचार ज्ञात्मक होता है, बिल्कुल जो आपका संचार होता है वो ज्ञात्मक होता है। आपने पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी भी आपका सही है। संचार का स्वरूप अंतरसक्रिय होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन ऑप्शन डी है संचार का स्वरूप आपका पलटवाई होता है। ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें आपको बताना था संचार की विशेषता। तो संचार की विशेषता में जो आपकी कम्युनिकेशन रिवर्सिबल क्वालिटी होती है वो आपके संचार की मुख्य विशेषता में काउंट नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है विकासात्मक, जो कि बिल्कुल सही है। निरोधात्मक, उपचारात्मक, ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, परामर्श का उद्देश्य माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कॉग्निटिव स्किल मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में किस में आता है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट कौशल, जिसे आप इंग्लिश में स्पेसिफिक कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है सामान्य कौशल, जनरल जनरल स्किल। ठीक है, तो जो आपका कॉग्निटिव स्किल होता है वो हर किसी के अंदर होता है, जैसे कि आप है, हम है, ये सारे हमारे अंदर कॉग्निटिव स्किल जो होता है वो आपके जनरल स्किल के अंदर काउंट किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिफ्लेक्सिव स्किल चिंतनशील कौशल मनोवैज्ञानिक क्या है? वो किसके अंतर्गत आता है? आपको ये बताना है। स्पेसिफिक, जनरल, ऑब्जर्वेशन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताना था कॉग्निटिव स्किल, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है रिफ्लेक्सिव स्किल किसके अंतर्गत आता है। आपके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको टिक आउट करना है। तो रिफ्लेक्सिव स्किल आपके जनरल स्किल के अंदर काउंट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 होता है, परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन परामर्श कौशल का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक सम्मान, सहानुभूति, सक्रियता सुनना या ऑप्शन डी है प्रामाणिकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सक्रिय सुनना आपका परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में किसे पता चलता है कि परीक्षण देने के बाद व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान या कौशल अर्जित कर सकता है? मतलब आपको बताना है कि जो इंसान ट्रेनिंग ले लेता है,
ट्रेनिंग देने के बाद कैसे आप पहचान करते हो कि उसका जो विशिष्ट ज्ञान है या कौशल है उसने अर्जित कर लिया या नहीं कर लिया? जो कि आपको पता होगा जो आर्मी होता है, जो आर्मी ट्रेनिंग दिए जाते हैं तो आपके अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें आपको कैसे पहचान करोगे कि 100 बच्चे में कौन-सा इंसान ज्ञान अर्जित कर चुका है या कौशल अर्जित कर चुका है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कैसे आप पहचान करोगे आपको ये बताना है। उसकी बुद्धि से या उसके क्रिएटिविटी से या उसके इंटरेस्ट से या ऑप्शन डी है एप्टीट्यूड से। याद रखिएगा उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, उसके जो दिमाग होते हैं उसमें क्या नया क्रिएट कर रहा है, कैसे अपने आप को एक दूसरे से अलग बना रहा है, उसमें ज उससे पता चलता है कि उसकी उसकी जो उसको ज्ञान दिया गया था, उसको जो ट्रेनिंग दी गई थी उसने हासिल करा है कि नहीं करा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे इसमें चारों ऑप्शन आपके परफेक्ट हैं। अगर इसमें जैसे कि बीपीएससी में अगर ऑप्शन ई दिया रहता है 1 से अधिक तो ऑप्शन ई आप टिक आउट करना 1 से अधिक आपका राइट आंसर होगा। उसमें आपका राइट आंसर क्रिएटिविटी नहीं होगा, उसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। लेकिन इस ऑप्शन में आपका 1 से अधिक का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो हम ऑप्शन बी टिक आउट करेंगे। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ जाए, अगर ऑप्शन ई में दिया गया हो 1 से अधिक तो उसमें आप ऑप्शन ई को टिक आउट करना। अगला क्वेश्चन है संचार का तत्व कौन-सा नहीं है? आपको बताना है कि कम्युनिकेशन कंपोनेंट का कौन-सा नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका सुनना, बोलना, सहानुभूति या ऑप्शन डी है शारीरिक भाषा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि आपके सहानुभूति होता है वो आपके कम्युनिकेशन कंपोनेंट तत्व नहीं माना जाता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में संचार की कौन-सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है संचार का रिवर्सिबल होता है। मैंने एक सवाल आपका रिपीट है, जस्ट हमने क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया था, तो इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। आपको संचार में रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन आपका जो पियाजे का थ्योरी था, उसमें जो प्री ऑपरेशनल थ्योरी के अंतर्गत बताया था, जो आपका आपका संचार होता है, वो आपका रिवर्सिबल होता है। लेकिन आपकी संचार की विशेषता नहीं मानी जाती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 इफेक्टिव काउंसलर का कौन-सा गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रामाणिकता, सहानुभूति, सरसत सम्मान या ऑप्शन डी है भावानुवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 जस्ट मैंने आपको बताया था कि साक्षात्कार कौशल की कौन-सी एक प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है मुखोन्मुख वार्तालाप, दूरभाष वार्तालाप, प्रश्न वाली भरना या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुखोन्मुख वार्तालाप होता है जो कि आपका इंटरव्यू होता है, वो आपकी डायरेक्ट बात होता है, एक-दूसरे से जस्ट बात होता है उसमें ना कि आपका कोई दूरभाष पैसिव कोई सामान का यूज़ किया जाता है जैसे कि टेलीफ़ोन, मोबाइल, कम्युनिकेशन, फैक्स ये सब किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते। हम इंटरव्यू में डायरेक्ट वन कम्युनिकेट स्किल अपनाते हैं जैसे कि डायरेक्ट हम बात करते हैं, ठीक है? उसमें कोई प्रश्नावली हम नहीं भरते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कि परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन-सा नहीं है? तो जस्ट ये सवाल आपका रिपीट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि आपका सामूहिकता है वो आपके परामर्श संबंधी के आवश्यक तत्व नहीं माने जाते हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हो, तो आप बिना देखे आराम से ऑप्शन को बिना देखे ऑप्शन इसका ए राइट आंसर टिक आउट कर सकते हो क्योंकि आपने ये सवाल पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्ति का शारीरिक हाव-भाव क्या है? एक साक्षात्कार कौशल है, परामर्श कौशल है, संचार कौशल है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का शारीरिक हाव-भाव आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो एक-दूसरे से। अगर इंसान का बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो मतलब ये समझा जाता है कि उसका जो अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। अगर किसी का बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छा उसका हाव-भाव है, तो एक अच्छा कौशल माना जाता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल माना जाता है स्किल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। जैसे कि आपने देखा होगा कुमार विश्वास का नाम आपने सुना होगा। कुमार विश्वास एक अच्छे कौशल है, एक अच्छा कम्युनिकेट स्किल है। उनके हाव-भाव, उनके कॉन्फिडेंट, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता होगा कि उस इंसान के अंदर कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर नॉलेज हो। बिना नॉलेज के अंदर अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट वो अच्छी बात है लेकिन वो आपके नेगेटिव में काउंट किया जाता है। कोई-कोई इंसान देखा होगा आपने कि कहीं भी कुछ भी बोल देता है, तो उसका कम्युनिकेट करने की तरीका काफ़ी अच्छा है, उसके पास हिम्मत है, उसके अंदर
पैशन से हर चीज़ उसके पास है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। और जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है, सही गलत का पहचान नहीं होता है, उस टाइम आप कुछ भी कॉन्फिडेंटली बोलते हो, कुछ भी आप बोल दो, आपको अच्छे से इंसान नहीं सुनेगा। आपके लैंग्वेज को, आपकी बातों को नेगेटिविटी के अंदर लिया जाता है, जिसको हम लोग गाँव की भाषा में मुँहफ़ेक या फिर कुछ मुँहफट्टू, ऐसे हम कुछ वर्ड से उसको डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संचार कौशल, जिसे कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक रूप में आवश्यक नहीं है? मतलब अगर आप एक सफल मनोवैज्ञानिक या सफल एक इंसान बनना चाहते हो, तो उसमें कौन-सा गुण आवश्यक नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है इफ़ेक्टिव बोलना, कैपेसिटी, उत्तरदायित्व का बोध, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है, इफ़ेक्टिव बोलना। लेकिन अगर मेरा इसमें पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो मेरा अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको तीनों ऑप्शन आपके लिए एक सफल इंसान के लिए होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इफ़ेक्टिव नहीं बोल पाते हो, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है इफ़ेक्टिव बोलना, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप इफ़ेक्टिव नहीं बोल पाते हो तो एक आप सफल वैज्ञानिक या सफल मनोवैज्ञानिक या सफल इंसान नहीं बन सकते। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे भी इंसान सफल होते हैं जो बोल नहीं सकते। लेकिन अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन इस ऑप्शन में आपसे पूछा गया था एक सफल मनोवैज्ञानिक, ठीक है? तो इफ़ेक्टिव बोलना मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा ब्लॉगर बनना चाहते हैं, जो कि आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, ब्लॉग करना, ब्लॉग बनाना, वीडियो क्रिएटर, उसके लिए आपका इफ़ेक्टिव बोलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में आपके लिए इफ़ेक्टिव बोलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है आपकी दुनिया में। इसलिए आप ट्राई करो इफ़ेक्टिव बोलना। मैं भी खुद ट्राई करता हूँ कि मैं और कैसे बेटर बोल सकता हूँ, कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर कर सकता हूँ, मैं खुद ट्राई करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर इंसान खुद को और बेटर करने की ट्राई करते रहता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो और अपनी दुनिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका इफ़ेक्टिव बोलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा आपके ग्रोथ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक साइकोलॉजी के टर्म में आपका इफ़ेक्टिव बोलना उतनी आवश्यक तत्व नहीं माना जाता, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूसरों के आईना में अपने को झाँकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? शायद ये मुहावरा है कि दूसरे को आईना में खुद को झाँकने की भाव किस कौशल को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है समानुभूति, सहानुभूति, आत्म अनुशासन, या ऑप्शन डी है प्रेक्षण कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समानुभूति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समय प्रबंध कौशल क्या है? पहला ऑप्शन है सामूहिक है, व्यक्तित्व का है, धार्मिक है, या ऑप्शन डी है राजनीतिक है। ये सवाल कन्फ्यूजन है कि जो समय प्रबंधन है, इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर इसमें अगर ऑप्शन ई होता ऑल ऑफ दिस, तो इसका परफेक्ट राइट आंसर होता, क्योंकि आपका जो समय प्रबंधन कौशल है वो सामूहिक, व्यक्तित्व, धार्मिक और राजनीतिक सबके लिए इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दिस या एक से अधिक। तो ऑप्शन इसमें आपका जो बीपीएससी में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ऑप्शन ई को आप टिक आउट कीजिएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑल ऑफ दीज़ आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज आपका एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में आज अगले वीडियो में आप लोग के लिए कुछ नए क्वेश्चन, या फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन-सा टॉपिक पे आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, किस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में बताऊँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके टॉपिक को पूरा डिटेल में अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा, जो उस टॉपिक से बेटर क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मनपसंद, अपने पसंदीदा टॉपिक में कमेंट कर सकते हैं, जो कि आप उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आपको ₹300 के अंदर आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन
आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300, जिसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 और आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर अलग से दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।